चैप्टर 12 BA फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री। हर्षवर्धन का काल, द हर्षवर्धन एरा। भूमिका, इंट्रोडक्शन। थानेश्वर नामक स्थान पर वर्धन वंश का उदय उत्तर भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। थानेश्वर या स्थानवीश्वर भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अनुश्रुतियों के अनुसार इसी के आसपास प्राचीन काल में कौरव पांडव युद्ध हुआ था। अनुश्रुति मतलब एनेक्डोट्स यानी कहावतें या कही हुई बातें जो हम एक दूसरे से कहते हैं ना कि वो ऐसे कहता था, वो ऐसे कहता था, कुछ इस तरह की बातें। गुप्तों के पश्चात उत्तर भारत में थानेश्वर का वर्धन वंश की कुछ समय के लिए विकेंद्रीकरण की शक्तियों को रोककर एक साम्राज्य बनाने में समर्थ हुआ। हर्षवर्धन इस वंश का सर्वप्रमुख एवं सर्वप्रतापी राजा था। वर्धन वंश का इतिहास जानने के स्रोत। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्धना डायनेस्टी। साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेस। नंबर 1, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र। यह एक रचना है जिसमें हर्षवर्धन के बारे में रचना की गई है। इस कृति से हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन की एवं राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। और दूसरी रचना है बाणभट्ट की कादंबरी। इस कृति से भी हर्षकालीन सामाजिक तथा धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। नंबर 3 है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। ये भी एक रचना है। सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में गणपति शास्त्री द्वारा प्रकाशित किया गया यह महायान बौद्ध ग्रंथ भी हर्षकालीन इतिहास जानने का एक स्रोत है। याद रखना ये बौद्ध ग्रंथ है ये। नंबर 4 है हर्षवर्धन द्वारा रचित ग्रंथ। हर्षवर्धन खुद एक वो थे, लेखक थे, रचयिता थे। उन्होंने भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं, वो देख लेते हैं। वर्धन वंश के सर्वप्रतापी शासक हर्षवर्धन द्वारा स्वयं लिखे गए ग्रंथ हैं। सबसे पहला है प्रियदर्शिका, दूसरा है रत्नावली और तीसरा है नागानंद। ये भी तत्वयुगीन यानी उस समय की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण, तो कुछ लोग जो विदेश से आया करते थे घूमने। डिटेल्स ऑफ फॉरनर ट्रेवलर। पहला है हुएनसांग। हर्ष के काल में यह चीनी यात्री भारत आया और 16 वर्ष तक यहीं रहा। इसकी यात्रा विवरण CU की तत्वयुगीन इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत है। इनकी एक रचना है, उसका नाम है CU की। दूसरा है हुएनसांग की जीवनी। हुएनसांग के मित्र होली द्वारा लिखी गई हुएनसांग की जीवनी भी है। इसमें भी तत्वयुगीन इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। इस जीवनी का अंग्रेजी अनुवाद बील महोदय द्वारा किया गया था। याद रखना हुएनसांग की जीवनी लिखी गई है होली द्वारा। ह्योली उनका मित्र था होली, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है बील महोदय ने। नंबर 3 है इतिसंग। यह एक अन्य चीनी यात्री था जिसका विवरण भी हर्षकालीन इतिहास पर प्रकाश डालता है। वो एक और चीनी यात्री था, वो भी आया था यहाँ पर और उसने कोई अपनी बुक लिखी है तो उसमें ये विवरण दिया हुआ है। इनका अंग्रेजी अनुवाद, और इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। इसमें मिला है विवरण। नाम से एक जापानी बौद्ध भिक्षु नकुत्सु ने प्रस्तुत किया है। एक नकुत्सु बौद्ध भिक्षु है जो कि जापान का है। उसने एक बुक लिखी है, बुक को ट्रांसलेट किया है, अंग्रेजी अनुवाद यानी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, और उस बुक का नाम रखा है अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। इसमें हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 1, वंसखेड़ा का लेख। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में वंसखेड़ा नामक स्थान पर यह लेख मिला है जिस पर 622 ईस्वी की तिथि अंकित है। इसमें हर्षकालीन शासन के अनेक पदाधिकारियों के नाम दिए गए हैं। दूसरा है मधुबन लेख। उत्तर प्रदेश के मऊ यानी कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में स्थित मधुबन में यह लेख मिला है जिस पर 631 ईस्वी तिथि अंकित है। 631। इस लेख से भी हर्षकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, मतलब इससे भी हमें हर्षकाल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 3 है ऐहोल अभिलेख। चालुक्य पुलिकेशिन द्वितीय काल का रवि कीर्ति लेख 633 से 634। अभी 31 में कुछ मिला था और ये 633 से 634 ईस्वी का कुछ मिला है। इसमें पुलकेशन द्वितीय एवं हर्ष के मध्य युद्ध का उल्लेख मिला है। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, उसका उल्लेख मिला हुआ है। नंबर 3 है मोहरें यानी कि कॉइन्स। पुराविद कृष्ण दत्त वाजपेयी ने हर्षकालीन एवं स्वर्ण सिक्का प्रकाशित किया है जिसमें मुख्य भाग पर परम भट्टार कमरहारा राजाधिराज, परम भट्टार महाराजाधिराज श्री हर्षदेव अंकित है एवं पृष्ठ भाग पर उमा महेश्वर की आकृति है। हर्ष के समय की नालंदा से मिट्टी की एवं सोनीपत से तांबे की, मतलब राजा हर्षवर्धन के समय की नालंदा से तो मिट्टी की और सोनीपत से तांबे की मोहरें मिली हैं। इन पर खुदे लेखों से महाराज
राज्यवर्धन प्रथम से लेकर हर्षवर्धन तक की वंशावली मिलती है। सोनपत से प्राप्त मोहरों में हर्षवर्धन नाम अंकित है, मतलब नाम भी लिखा हुआ मिला है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी स्रोतों से हर्ष के विषय में हमारी जानकारी प्राचीन भारत के किसी अन्य शासक के बारे में प्राप्त जानकारी से अधिक पूर्ण है। मतलब अन्य जितने भी शासकों के बारे में पता लगा है उससे ज़्यादा पता लगा है हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में। अब है राज्यवर्धन। जिस समय प्रभार्क वर्धन की मृत्यु हुई उस समय उनके पुत्र राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन हुनों से युद्ध करने गए थे। तो उस समय क्या हुआ, उनके पिता की मृत्यु हो गई। ये इनके पिता का नाम क्या था, प्रभार्क वर्धन। और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों भाई भाई हैं, जिसमें बड़े भाई हैं राज्यवर्धन। यानी यशोमती ने भी पति की मृत्यु पर, और रानी यशोमती, रानी कौन, इनकी माता, जो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की माता थी उनका नाम था यशोमती, उन्होंने भी क्या किया, आत्मदाह कर लिया, मतलब खुद को पति के साथ सती कर लिया। राज्यवर्धन अभी अपने पिता की मृत्यु के शोक से उभर भी नहीं पाए थे कि उन्हें सूचना मिली कि उनके बहनोई, यानी उनकी एक बहन थी राजश्री और उनके पति, बहनोई मतलब बहन का पति, को गृह वर्मा को मालवा नरेश देवगुप्त द्वारा मारा डाला गया है एवं उनकी बहन को कान्यकुब्ज के कारागार में डाल दिया गया है। उनकी बहन को बंदी बना लिया गया है। अपने भाई हर्षवर्धन को राजधानी में छोड़ ममेरे भाई सेनापति भांडी के साथ, उनका एक ममेरा भाई था जो कि सेनापति था, उसका नाम था भांडी, उसके साथ मालव राज देवगुप्त को दंडित करने निकल पड़े। कौन निकल पड़े, राज्यवर्धन, और अपने भाई हर्षवर्धन को राज्य में छोड़ गए थे राज्यपाट संभालने के लिए। मालव राज देवगुप्त का मित्र गौड़ नरेश शंशाक उस समय मालवा में ही था। इससे पहले कि राज्यवर्धन को सफलता मिलती, गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर मालवा में ही उसकी हत्या कर दी। मतलब उसका जो दोस्त था, देवगुप्त का जो दोस्त था जिसका नाम था नरेश शशांक, उसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। हर्ष चरित्र के टीकाकार शंकर के अनुसार शशांक ने राज्यवर्धन के समक्ष, शशांक ने, देखो क्या चाल चली है देखते हैं, शशांक ने राज्यवर्धन के समक्ष आत्मसमर्पण एवं अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा कि मैं सरेंडर करता हूं और अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर दूंगा। अतः राज्यवर्धन असावधान हो वार्ता स्वरूप अपनी सुरक्षा का ख्याल किए बिना शशांक के महल जा पहुंचा। तो उन्होंने क्या किया, राज्यवर्धन उनकी बातों में आ गए कि ये तो सरेंडर कर रहा है और अब तो शादी ब्याह होने वाला है, तो उन्होंने बिना अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे उनके महल में चले गए, जहां भोज के अवसर पर गौड़ नरेश शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। भोज के अवसर पर मतलब खाना खाते समय। मधुवन बांसखेड़ा लेख से पता चलता है कि राज्यवर्धन ने मृत्यु से पूर्व मालवा नरेश देवगुप्त को मार डाला था। बांसखेड़ा से यह पता चलता है कि राज्यवर्धन ने मरने से पहले मालवा नरेश देवगुप्त को मार दिया था। अब है हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन प्रभाकर धन का कनिष्ठ पुत्र था। उसकी माँ यशोमती थी। उसका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में अनिच्छा से, मतलब बिना डिजायर के, अनिच्छा से मतलब बिना मन के, उसने राज्य ग्रहण किया। राज्यारोहण से पूर्व कुंतल नामक अश्वारोही ने हर्ष को थानेश्वर की राज्यसभा में आकर बताया कि राज्यवर्धन ने मालवा सेना को खेल ही खेल में जीत लिया था, किंतु गौड़ नरेश के दिखावटी शिष्टाचार का विश्वास करके वह अकेला शस्त्रहीन दशा में शशांक द्वारा मारा डाला गया है। उनको ये सूचना मिली, बताओ बेचारे 16 साल के थे, भाई भी मारा गया, माता पिता भी मर गए। तो उनको ये सूचना मिली कि जो राज्यवर्धन थे उन्होंने तो मालवा के उसको मार दिया था राजा को, लेकिन जो वो है उसका जो दोस्त था शशांक, उसने अच्छा व्यवहार करके दिखावटी शिष्टाचार, मतलब देखने को तो उसने शिष्टाचार दिखाया लेकिन अकेला पाकर, उसको शस्त्रहीन पाकर, मतलब बिना किसी शस्त्रों के उस बेचारे को मार दिया। हर्ष के ममेरे भाई एवं कन्नौज के प्रमुख सरदार ने हर्षवर्धन को बताया कि उसकी बहन राजश्री बंदी गृह से मुक्त होकर विंध्याचल पर्वत की ओर चली गई है, मतलब वो बंदी गृह से निकल के जंगलों में चली गई है। प्रारंभ में हर्ष शोक वंश सिंहासन ग्रहण करने में अनिच्छा प्रकट कर रहा था, परंतु सेनापति सिंहनाद ने उसे सिंहासन ग्रहण करने हेतु इन शब्दों के साथ प्रेरित किया कि कायरोचित शोक का परित्याग कर राजकीय गौरव को, जो आपका पैतृक अधिकार है, उसी प्रकार से ग्रहण कीजिए जैसे सिंह मृग शावक को ग्रहण कर लेता है। अब चूंकि राजा की मृत्यु हो गई है और राज्यवर्धन ने दुष्ट गौड़राज रूपी सर्प के द्वेष से अपना प्राण त्याग दिया है, अतः इस घोर विपत्ति में पृथ्वी का भार ग्रहण करने के लिए आप ही अकेले शेषनाग हैं। इसलिए आप दुखी मत होइए, अनिच्छा से राज्य ग्रहण मत करिए, पूरे साहस, बल और बुद्धि से अपना राज्यपाट स्वीकार करिए
और इस प्रकार 606 ईस्वी में सिंहनाद के प्रेरित करने पर हर्षवर्धन ने राज्य सिंहासन ग्रहण किया और राज्य ग्रहण के समय उनके समक्ष निम्न प्रकार की समस्याएं थी। क्या थी? सबसे पहली, बहन राजश्री का पता लगाना था। दूसरी थी, गौड़ नरेश शशांक से ज्येष्ठ भ्राता राज्यवर्धन की मौत का बदला लेना था, उनकी हत्या कर दी गई थी, उसका बदला लेना था। नंबर 3 था, ग्रहवर्मा की मृत्यु उपरांत रिक्त कान्य कुब्ज के सिंहासन के उत्तराधिकारी का प्रश्न भी हल करना था। नंबर 4, वर्धन वंश एवं मौखिर वंश के शत्रुओं से दोनों वंशों की रक्षा करना था। नंबर 5, वर्धन वंश की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना भी करनी थी। और नंबर 6, इन सभी राजाओं एवं सामंतों को दंडित कर अपने अधीन लाना जिन्होंने परिस्थिति का लाभ उठाते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। अब क्योंकि ये दोनों जगह के राजा मर गए, उधर उसका बहन का पति भी मर गया, इधर इसके पिता और भाई भी मर गए, तो दोनों वहाँ के आसपास के जो वो थे सामंत या वो थे छोटे मोटे कोई जो राजाओं के भी अंडर आते हैं, उन्होंने क्या किया, अपने अपने स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिए। तो इन सबको उसको अब सही करना था। समस्याएं गंभीर तो थी, मगर हर्षवर्धन ने योग्यता एवं बुद्धिमत्ता से इन समस्याओं का समाधान निकाला। मंत्रिपरिषद ने उसे छोटे छोटे राज्यों एवं गौड़ों को एक एक कर परास्त करने के स्थान पर दिग्विजय का परामर्श किया। अंततः हर्षवर्धन ने सिंहनाद करते हुए प्रतिज्ञा की कि यदि कुछ ही दिनों में धनुष चलाने की चपलता के घमंड में भरे हुए समस्त उद्यत राजाओं के पैरों को बेड़ियों की झंकार से पूर्ण करके पृथ्वी को गौड़ों से रहित न बना दूं, तो घी से धधकती हुई आग में पतंगे की तरह पातकी अपने को जला दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा ली कि ये जो बन रहे हैं ना, बहुत तीरंदाज बन रहे हैं, नए नए युद्ध की कलाएं सीख के बहुत तीरंदाज बन रहे हैं ये, इनको मैं बेड़ियों में डालूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं खुद को जला लूंगा। इस प्रकार युद्ध सचिव अवंती ने घोषणा की, अधीनस्थ राजा एवं सामंत या तो कर यानी कि टैक्स दें अथवा युद्ध हेतु तैयार हो जाएं, कि या तो वो अपने राजा को टैक्स दें, मतलब हमारा राज्य स्वीकार कर लें, हमारा राजस्व, या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। हुएनसांग द्वारा रचित हर्ष की दिग्विजय के विषय में लिखा है कि पूर्व की ओर बढ़कर उसने उन राजाओं के ऊपर आक्रमण किया जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 6 वर्षों तक, जब तक कि उसने 5 भारतों के साथ पूर्णतः युद्ध न कर लिया, वह निरंतर लड़ता रहा। इसके अनुसार हर्षवर्धन हस्ती सेनाध्यक्ष स्कंदगुप्त और सामंतों तथा राजाओं के साथ विजय यात्रा पर निकल पड़ा। विजय यात्रा के दूसरे दिन ही कामरूप के राजा भास्कर वर्मा ने अपने दूत हंसवेग के माध्यम से शशांक के विरुद्ध हर्षवर्धन के पास मैत्री एवं संधि का प्रस्ताव भेजा। हर्षवर्धन ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। मार्ग में ही हर्ष के ममेरे भाई भांडी ने सूचना दी कि राजश्री कारागार से मुक्त हो विंध्याचल के जंगलों में सती होने भाग गई हैं, मतलब वो भी अपना आत्मा को त्यागने चली गई हैं, शरीर को त्यागने चली गई हैं। अतः हर्ष अपनी सेना को भांडी के नेतृत्व में छोड़कर उसने कहा कि भाई तुम सेनापति हो और अपने इसको संभालो, मैं देखता हूँ। माधव गुप्त आदि कुछ चुने हुए सामंतों के साथ राजश्री की खोज में चल दिया। विंध्याचल पहुंचकर हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से ठीक उस समय राजश्री को ढूंढ निकाला, जबकि वह चिता बनाकर आत्मदाह करने ही जा रही थी, मतलब खुद को जलाने जा रही थी। उससे ठीक पहले ही वो पहुंच गया और उसको बचा लिया। राजश्री को खोजने के पश्चात हर्षवर्धन ने शशांक के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया, परंतु शशांक युद्ध करने से पहले ही कन्नौज से भाग गया, क्योंकि शशांक का मित्र देवगुप्त पहले ही राज्यवर्धन द्वारा मारा जा चुका था एवं हर्षवर्धन व भास्कर वर्मा की मैत्री से शशांक का बंगाल स्थित राज्य पूर्व में भास्कर वर्मा से एवं पश्चिम में हर्षवर्धन द्वारा घिर गया था, इसलिए वहां से भाग गया। इस पर कन्नौज पुनः स्वतंत्र हुआ। कन्नौज के मंत्रियों ने हर्ष से कन्नौज का सिंहासन स्वीकार करने की प्रार्थना की, परंतु उसने अस्वीकार कर दिया और अपनी बहन राजश्री को ही उत्तराधिकारी बनाया, जिसने हर्षवर्धन की देखरेख में शासन का संचालन करना स्वीकार कर लिया। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में भी सहायता प्रदान कर सके। कन्नौज हर्षवर्धन के लिए साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त स्थान था। राजधानी कन्नौज स्थानांतरित करने के पश्चात हर्षवर्धन ने प्रथम पूर्वी अभियान किया, जिसमें उसने समस्त उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार जीत लिया था। मालवा पर भी अधिकार किया, परंतु संभवतः हर्ष शशांक का राज्य, जिससे मगध, बंगाल और उड़ीसा आते थे, इस प्रथम अभियान में नहीं जीत पाया था। इस प्रकार उसने 606 ईस्वी में राज्यारोहण के पश्चात 6 वर्षों में यानी कि 612 ईस्वी तक यह प्रथम अभियान संपन्न किया था। हर्षवर्धन का शासन प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षवर्धना। राजा शासन प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी था। वह मुख्य न्यायाधीश होता था एवं युद्ध में सेना का नेतृत्वकर्ता भी होता था। राजा राज्य के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था। उसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज आदि उपाधियां प्राप्त थीं। केंद्रीय शासन
केंद्रीय शासन अनेक भागों में विभक्त था। विभिन्न विभागों के अलग अलग अध्यक्ष होते थे और राजा के कुछ निधि अधिकारी भी होते थे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला होता था प्रतिहार, यह राज्यसभा का मुख्य संरक्षक होता था। दूसरा विनयानुसार, यह आगंतुकों को राज्यसभा में लाने वाला एवं उनके आगमन की घोषणा करने वाला होता था। स्थापित रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षक होता था ये। और होता था मंत्रिपरिषद। हर्ष के शासनकाल में व्यवस्थित रूप से कोई मंत्रिपरिषद तो नहीं थी, परंतु शासनकाल में अनेक मंत्री थे जो समय समय पर हर्ष को सहयोग करते थे। वान व ह्वेनसांग दोनों ने ही मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया है। मंत्री और कर्मचारियों का वेतन भूमि के अनुदान के रूप में मिलता था। इससे स्पष्ट होता था कि हर्ष के काल में सामंतवाद की प्रथा जम चुकी थी। मंत्रिपरिषद में पुरोहित, प्रधानमंत्री, संधि विग्रहिक, अंश पटलाधिकृत और सेनापति का विशिष्ट स्थान था। अब है राजस्व विभाग। सरकारी आय के मुख्य स्रोत थे उद्रंग यानी कि भूमि कर, ऊपरी कर, धान्य, हिरण्य आदि। भूमि पर उपज का 1/6वां भाग लिया जाता था। भूमि पर्यवेक्षण विभाग का अधिकार प्रमाता कहलाता था और राजकीय भूमि के 4 भाग होते थे। पहला होता था 1 भाग की आय आर्थिक कृत्यों एवं सरकारी कार्यों में खर्च की जाती थी, और दूसरे भाग की आय सार्वजनिक अधिकारियों पर खर्च की जाती थी, और तीसरे भाग की आय विद्वानों को पुरस्कार एवं वृत्ति देने में खर्च की जाती थी, और चौथे भाग की आय दान पुण्य में खर्च की जाती थी। अब है न्याय प्रशासन। फौजदारी कानून कठोर था। अंग विच्छेद एवं निर्वासन का दंड प्रचलित था, मतलब हाथ पैर भी काट दिए जाया करते थे। निरपराध प्रमाणित करने के लिए अभियुक्त को जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा, तुला परीक्षा एवं विष परीक्षा से गुजरना होता था। दंडिक, दंडपाशिक आदि न्याय से संबंधित अधिकारी थे। हर्ष के काल में दिव्य प्रणाली यानी कि ऑर्डियल सिस्टम का भी न्याय करने में प्रयोग किया जाता था। प्रांतीय तथा स्थानीय शासन। हर्ष का राज्य विभिन्न प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को भुक्ति कहते थे। इस समय अहिच्छत्र, श्रावस्ती, कौशाम्बी एवं पुंडुवर्धन आदि प्रमुख भुक्तियां थीं। प्रांत मतलब भुक्ति, जिलों को कहते थे विषय, एवं विषय नगरों व ग्रामों में विभक्त होते थे। प्रांत के राजाओं को उपरिक, महाराज, गोप्ता, भोगपति, राष्ट्रीय आदि कहा जाता था। इनकी नियुक्ति राजा स्वयं करता था कि वहाँ का राजा कौन बनेगा, ये राजा डिसाइड करता था। मतलब वहाँ का गोप्ता, भोगपति, महाराज, ये सब। विषय का प्रमुख विषयपति एवं ग्राम प्रधान महत्तर या ग्रामिक कहलाता था। विदेश संबंध। हर्ष द्वारा अन्य देशों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए गए। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे और 2 चीनी दूत, जो कि 643 से 646 ईस्वी में उसके दरबार में आए। फारस व अन्य देशों से भी राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। वर्धकालीन संस्कृति, वर्धना पीरियड कल्चर। हर्षवर्धन यद्यपि निरंतर युद्धों में रत रहा, परंतु इसके पश्चात भी उसके शासनकाल की सांस्कृतिक उपलब्धियां चिरस्मरणीय हैं, यानी हमेशा याद करने लायक हैं। धार्मिक स्थिति, रिलीजियस स्टेटस। हर्ष प्रारंभ में शैव मतावलंबी था। इसकी पुष्टि हर्ष द्वारा रचित रत्नावली व प्रियदर्शिका से एवं अन्य स्रोतों से भी होती है। बाद में बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से प्रभावित हुआ एवं प्रारंभ में हीनयान शाखा का अनुयायी हुआ। बाद में ह्वेनसांग के प्रभावों में आकर महायान संप्रदाय को राजाश्रय प्रदान किया। अब वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। अन्य धर्मों से महायान धर्म को उत्कृष्ट साबित करने के लिए कन्नौज में एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। प्रयाग के संगम क्षेत्र में हर्ष प्रति 5वें वर्ष एक सभा का आयोजन करता था, मतलब हर 5 साल में एक बार, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। इसमें हर्ष बारी बारी से बुद्ध, सूर्य व शिव की पूजा करता था। दीन दुखियों एवं अनाथों को अत्यधिक दान देता था। बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन एवं ब्राह्मण धर्म भी प्रचलित थे। हर्ष बौद्ध होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। सामाजिक जीवन, सोशल स्टेटस। समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। परंपरागत 4 जातियों के अलावा कई जातियां एवं उपजातियां हो गई थीं। ब्राह्मणों को प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। ह्वेनसांग कसाई, चंडाल आदि अछूतों के बारे में बताता है कि वे नगर से बाहर निवास करते थे। वे अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे। पुनर्विवाह नहीं होते थे। सती प्रथा प्रचलित थी। स्वयं हर्ष की माँ यशोमती सती हो गई थी। बाल विवाह प्रचलित थे। सामान्यतः लोगों का जीवन सुखी और संपन्न था। अब है आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक स्टेटस। कृषि लोगों का प्रमुख व्यवसाय था, मतलब उस समय के लोग कृषि क्या करते थे। अधिकांश भूमि सामंतों के हाथ में थी।
ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। मधुवन वंशखेड़ा अभिलेखों से हर्ष द्वारा ग्राम दान में दिए जाने का विवरण मिलता है। कृषि हेतु सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुलना यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है। कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग धंधे भी विकसित थे। व्यवसायों की पृथक पृथक श्रेणियां थीं। प्रमुख स्थानों पर बाजार लगता था। मथुरा सूती वस्त्र निर्माण का केंद्र था। उज्जैन व कन्नौज भी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर थे। जल एवं स्थल मार्ग से आंतरिक एवं वाह व्यापार उन्नति पर था। पूर्वी भारत एवं पश्चिमी भारत में भड़ौच प्रसिद्ध बंदरगाह था। चीन, पूर्वी द्वीप समूह एवं मध्य एशिया के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। शिक्षा एवं साहित्य, एजुकेशन एंड लिटरेचर। हर्ष स्वयं एक कवि, लेखक एवं उच्च कोटि का विद्वान था। उसने संस्कृत में 3 नाटक नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका लिखे थे। ये संस्कृत में लिखे थे, याद रखना। उसने शिक्षा तथा साहित्य की उन्नति को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया, मतलब उसे आगे बढ़ाया, एनकरेज किया। हर्ष के समय बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र व कादंबरी की रचना की। मयूर ने, ये बाणभट्ट की रचनाएं हर्ष चरित्र और कादंबरी ये हैं, लेकिन हर्ष के बारे में ही हैं ये। मयूर ने सूर्य शतक नामक 100 श्लोकों का संग्रह लिखा। मातंग दिवाकर भी हर्षकालीन था, मतलब मातंग दिवाकर भी हर्ष काल के ही, हर्ष के समय के ही थे। ये तीनों बाणभट्ट, मयूर, मातंग दिवाकर उसके दरबार की शोभा थे, मतलब तीनों ही उनके दरबारी कवि थे। नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इस महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त 415 से 454 ईस्वी के समय में हुई थी। आचार्य शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। हर्ष ने 100 ग्रामों की आय नालंदा महाविहार को खर्च चलाने को दी थी, मतलब 100 ग्रामों से जो आय मिली थी उसको, वो सारे उसने उसको दे दिया था, विश्वविद्यालय को, नालंदा महाविहार को दिया था खर्च करने के लिए। हर्ष ने यहाँ 100 फीट ऊंचा पीतल का एक विहार भी बनवाया था। इस प्रकार हर्षवर्धन के काल में शिक्षा एवं साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। हर्षवर्धन ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए एवं देश के सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाने हेतु संभव प्रयास किए थे। हर्षवर्धन का मूल्यांकन, इवेल्यूशन ऑफ हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन राज्य ग्रहण करने में संकोच कर रहा था, वही आगे चलकर वर्धन वंश का सर्वप्रतापी राजा सिद्ध हुआ। वह एक कुशल सेनापति एवं महान योद्धा था। वल्लभी ने ध्रुवसेन द्वितीय से मित्रता कर उसने दूरदर्शिता का परिचय दिया था। स्वयं 3 नाटक लिखकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का भी परिचय दिया। कन्नौज एवं प्रयाग भी की सभाओं द्वारा धार्मिक उदारता एवं दानशीलता का परिचय भी दिया। प्रशासन के क्षेत्र में भी वह एक कुशल प्रशासक सिद्ध हुआ। वह विद्वानों एवं विद्या का आश्रयदाता था। कुल मिलाकर वह एक सर्वगुण संपन्न राजा था। यदि वह समुद्रगुप्त के समान महान विजेता था, तो अशोक के समान महान बौद्ध धर्म का आश्रयदाता भी था। मगर यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि न तो वह समुद्रगुप्त के समान अजेय रहा और न ही अशोक की भांति महान धर्म प्रचारक बन सका। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो कभी हारा नहीं हो, समुद्रगुप्त की तरह अजेय भी नहीं था और न ही अशोक की तरह महान धर्म प्रचारक था। मतलब सब में था तो सही, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे नहीं था। इसके बावजूद भी वह एक महान विजेता एवं धर्म सहिष्णु शासक तो था ही। उत्तर भारत के महान शासकों में उसकी गणना होती है, मतलब उत्तर भारत के महान शासकों में से एक था। कुछ विद्वानों ने उसे भारत का अंतिम महान हिंदू राजा भी कहा है। अब है स्मरणीय तथ्य। नरवर्धन और वंजनी देवी का प्रथम पुत्र है राज्यवर्धन। अप्सरा देवी, आदित्यवर्धन, ये कुछ चार्ट है, आप देख लेना। बस ये चैप्टर तो यहीं खत्म हो गया है। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, ये इसके पिक्चर लगा दूंगी मैं, तो आप देख लेना इसमें से। थानेश्वर के वर्धनों का क्रमबद्ध एवं विस्तृत इतिहास प्रभाकर वर्धन के समय में ही लिखा मिलता है। बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख से वर्धन वंश की जानकारी मिलती है और चीनी यात्री हुइनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था एवं 16 वर्ष तक यहीं रहा था। ये आपको याद रखने हैं।